आपने कभी ये सोचा है कि जिस मोबाइल को आप दिन में 100 बार छूते हैं वो टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदा हो सकता है? वो तकिया जिस पर आप सिर रखकर चैन की नींद लेते हैं उसमें 16 लाख तक बैक्टीरिया हो सकते हैं। और जिस किचन स्पंज से आप अपने बर्तन साफ करते हैं उसके हर इंच में 10 करोड़ तक बैक्टीरिया है, जो एक टॉयलेट सीट से 2 लाख गुना ज्यादा है ना हैरान करने वाली बात? बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। अब देखिए ना, साफ सुथरे दिखने वाले घर के ये सामान आपकी सेहत के सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। अगर वक्त वक्त पर इन्हें डिसइंफेक्ट ना किया जाए तो रोजाना इस्तेमाल होने वाले किचन स्पॉन्ज, टूथब्रश, रिमोट, दरवाजों की कुंडियां, दरवाजों के हैंडल, बच्चों के खिलौने कीटाणुओं का घर बन जाते हैं और जिनसे न सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन बल्कि फंगल एलर्जी, फूड पॉइजनिंग और स्किन डिजीजेस तक हो सकती हैं। वो कैसे, तो इसे भी जान लीजिए। मोबाइल फोन हर वक्त आपके साथ रहता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के मुताबिक फोन पर पाए जाने वाले इकोलाई जैसे बैक्टीरिया पेट की बीमारियों की वजह रहे हैं। और किचन स्पंज ये तो बैक्टीरिया की फैक्ट्री है जिनसे सांस की एलर्जी और स्किन इन्फेक्शन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, जो तकिया सिर के नीचे रखकर आप तरह तरह के ख्वाब देखते हैं वो चैन की नींद कम और कीटाणुओं वाली नींद ज्यादा देता है, क्योंकि 2 साल पुराने तकिए में 10 से 16 लाख तक के जर्म्स हो सकते हैं। अचानक अगर सांस की दिक्कत हो रही है, नाक बंद होती है, तो सबसे पहले अपना तकिया बदल लीजिए। तो वहीं रिमोट कंट्रोल में मौजूद जर्म्स की बात की जाए तो ये सीधे स्किन को इन्फेक्ट करते हैं, स्किन इन्फेक्शन देते हैं। दरवाजे की कुंडी और हैंडल में मौजूद स्टेफी बैक्टीरिया ये आपको फोड़े फुंसी देते हैं। बच्चों के खिलौने में मौजूद सल्मोनेला और मोल्ड स्पोर्स से पेट दर्द और उल्टी की परेशानी होती है। वहीं टूथब्रश होल्डर की बात करूं तो उसमें भी बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, फंगस होते हैं जो ओरल इन्फेक्शन देते हैं। शावर हेडर में मौजूद जर्म से फेफड़ों का इन्फेक्शन और अस्थमा ट्रिगर होता है। इतनी सारी बातें हमने बता दी, अब सवाल तो ये है कि करे तो करे क्या? तो घर की साफ सफाई केवल जमीन और दीवारों तक ना हो, उन चीजों तक भी सफाई की जाए जो हर रोज हमारे साथ रहती हैं, क्योंकि असली गंदगी तो वहीं छिपी होती है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। साथ ही रेगुलर योगाभ्यास से आप अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग कर ले कि चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, हर हमले को हम नाकाम कर सके। और इसके लिए करना क्या होगा ये बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको। और आज हम कृष्णा जी का, स्मृति जी, संदीप जी और देवांश का जन्मदिन मनाने के साथ आज के इंडिया टीवी के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कि जब भी जन्मदिन हो तो हमको हवन के साथ मनाना चाहिए। तो एक बार जोरदार अभिनंदन। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम। सुदिनम के साथ आज कृष्णा जी कितने साल के हो गए? 8 साल के हो गए। और भगवद गीता जी और अष्टाध्यायी, बहुत सारे शास्त्र, अब 8 शास्त्र याद कर लेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन है। और ऐसे ही ये योग की, यज्ञ की जो हमारी पावनी परंपरा है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इधर फेफड़ों को भी मजबूत बनाने के लिए, इम्यूनिटी मजबूत होगी तो फिर ना तो फेफड़ों का रोग होगा। चलो प्रणाम करो वैद्य गणों, ये हमारे डॉक्टर्स हैं सारे। हाँ, इधर मुकर। और इम्यूनिटी मजबूत होगी तो कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का असर नहीं होगा। कम से कम एक ये और फिर ये 2 अभ्यास, फिर ये सूर्य नमस्कार, ये तो आगे होना चाहिए। और आज यहाँ कितने प्यारे प्यारे बच्चे एक साथ एकात्म होकर के आपने योग करते हुए तो इनको बहुत बार देखा होगा, जो है यज्ञ करते हुए आज। और इधर योग यज्ञ के साथ हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बता रहे बच्चे। तो यहाँ कम से कम जो है कम से कम 10, 20, 25 बार तो सब करते हैं। और बच्चे 100 बार तक भी इनको
100 बार तक ऐसे करवा देते हैं, ये ऐसे 100 बार तक भुजंग आसन करते हैं बच्चे। तो इनकी स्वामी इम्यूनिटी जी- इतनी अच्छी है कि कोई भी बच्चे को आप देख रहे हैं सर्दी जुकाम बुखार नहीं है, अब हम किसी भी को ये कह सकते हैं, हम कॉफ अपने कोल्ड नहीं है, सामने पीढ़ियों को और बढ़ता हुआ धीरे-धीरे देख फिर रहे हैं। लोगों का निमोनिया बिगड़ जाता है, डबल निमोनिया हो जाता है। 3 साल के कृष्णा को जी, हमने मेरी बहन। बीते 5 साल में 8 साल का होता हुआ देख लिया और उनकी ग्रोथ हमने देख ली, और ऐसी ग्रोथ की हम कामना करते ये हैं बात हमारे तो है। देश के हर बच्चे की, कि उनका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग रहे तो ये सब कुछ हो सकता है स्वामी जी। लेकिन आज जो डिटेल स्टडीज हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में एकदम दर्शकों ठीक। को बताई, हमने देखा और समझा कि असली गंदगी तो वहां छिपी हुई है जहां हम सबसे ज्यादा साफ होने की उम्मीद रखते हैं। जिस मोबाइल को दिन में 100 बार छूते हैं वो टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदा हो सकता है। वो तकिया जिस पर सिर रखकर नींद लेते हैं वो 16 लाख तक बैक्टीरिया का घर हो सकता है। किचन स्पंज, हम ये सोचते हैं उससे हमारे बर्तन साफ हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो किचन स्पंज कितना खतरनाक है, हर इंच में 10 करोड़ तक बैक्टीरिया लेकर बैठता है। तो स्वामी जी, ये टूथब्रश, रिमोट, मोबाइल फोन, तकिया, दरवाजों के कुंडियां, उसके हैंडल, ये तो बच्चों के खिलौने भी कीटाणुओं का घर बने हुए हैं। क्या किया जाए, कैसे बचा जाए बैक्टीरिया से? हाँ, 1 इंच में 10 करोड़ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, और फिर वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सांसों के माध्यम से, हवा से, मिट्टी से, पानी से, अब हाथ कहीं ना कहीं छुआ ही जाता है खाने पीने की चीज़ों से, इसलिए कहते हैं खाने से पहले हाथ धो लो। और वो आँखों के माध्यम से, नाक के माध्यम से, अलग अलग स्रोतों से भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं और हमारी जीवनीय शक्ति को ध्वस्त कर देते हैं। तो एक तो ये पावर योग करना जो अभी करवाया, और इस पावर योगा के साथ तुम अनुलोम विलोम करो, पीछे बैठी हुई मैं सारी। तो देखो, जब हस्ती का, हाँ वैद्य गणो, आप कपाल भाती करो, आप अनुलोम विलोम करो बेटियों। ये सारी हमारी डॉक्टर बहनें हैं, बड़ी मजबूत हैं। तो जो भस्त्रिका करते हैं, जो कपालभाति करते हैं, जो भस्त्रिका कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, जो सुबह उठ करके गोधन अर्क और उसके साथ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, हनी आदि ले लेते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, ओहो हो, हनी के साथ ले लिया, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, शुद्धिकरण, सशक्तिकरण हो जाएगा। इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड करके, इम्यून गोल्ड फेफड़े कमजोर है तो श्वासानी, और हड्डियां कमजोर हैं तो पीड़ानी गोल्ड, और डाइजेशन कमजोर है तो फिर लिवोग्रिट साथ में ले लिया, हार्ट कमजोर है तो कार्डियोग्रिट, और दिमाग कमजोर है थोड़ा सा तो मेधावटी या मेमोरी ग्रिट। ऐसे अलग अलग अंगों की इम्यूनिटी होती है। एक तो टोटल इम्यूनिटी योग से बढ़ती है, और साथ में इम्यूनोग्रिड के साथ मैंने इम्यूनिटी कमजोर होने से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अलग अलग प्रकार के पैथोजेंस, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। चलो, ये जो वायरल फीवर, वायरस, सर्दी जुकाम आदि अलग अलग प्रकार के ये तो होते ही है। इम्यूनिटी कमजोर होने से अस्थमा नॉन कम्युनिकेबल है, वो भी होता है जी। इम्यूनिटी कमजोर होने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, अर्थराइटिस भी होता है। इम्यूनिटी कमजोर होने से अब पाचन तंत्र कमजोर है, पाचन शक्ति कमजोर है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की इम्यूनिटी कमजोर है तो एसिडिटी हो जाएगी, पैस फिसर खुश्कीला हो जाएगी। स्वामी स्किन जी। की इम्यूनिटी कमजोर है तो फिर जो है सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा आदि हो जाएंगे। तो इम्यूनिटी को टोटलिटी में बढ़ाना जरूरी है, नहीं तो लो इम्यूनिटी सभी बीमारियों का मुख्य कारण मानी गई है, यहाँ तक कि कैंसर भी हो जाता है। बिल्कुल। लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, इसलिए अपनी इम्यूनिटी को हमें बढ़ाना अच्छा बनाना है। स्वामी जी, मतलब साफ है कि प्राणायाम जैसे तो करना भारत ही के करना चारों अगर दुश्मन हो भी जाते हैं
तो दुश्मन को तो आप भगा नहीं सकते, तो अच्छा है कि अपने आप को इतना मजबूत करे कि जब भी दुश्मन हमला करे तो वो मुंह की खाकर चले जाए। तो उसी तरह से शरीर को इतना इम्यून बनाइए, उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी कीजिए कि आसपास तो हमेशा रहेंगे ये जीवाणु, लेकिन आप पे जब हमला करें तो आपका कोई नुकसान ना कर सके। और ऐसा ही एक और दुश्मन के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल आपके बहुत करीब रहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की स्टडी के मुताबिक, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मीनाक्षी ने किया था, मोबाइल फोन हर वक्त आपके साथ आपके हाथ रहता है। इसमें ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो पेट की बीमारी दे रहे हैं। खान पान सही होने के बाद भी लोगों को पता नहीं चलता है कि आखिरकार इन्फेक्शन हो किस लिए रहा है। स्वामी जी अब बताइए, एक फोन को हटाना तो मुमकिन नहीं है, तो कैसे बचें? ये फोन की सफाई कैसे करें? अब उसकी सफाई पानी में ना डाल दें उसको ले जाके, कि साबुन के पानी में धो रहे हैं, डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। देखो, पानी में मत धोना, केमिकल में भी मत धोना, बस गंदे हाथों से मोबाइल मत छूना। बीच बीच में सप्ताह में एक बार कम से कम इसको सैनिटाइज़र से क्लीन कर लेना। अपने बाथरूम को, अपने ड्राइंग रूम को, डाइनिंग रूम को, बेडरूम को, घर की बेडरूम की जो चादरें हैं, पर्दे, उनमें भी बहुत बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजन्स पनपते रहते हैं, उनको भी थोड़ा सा साफ रखना। फ्लोर को भी साफ रखना, और उसके लिए स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना। मैं तो कहता हूँ अमेरिका की सारी चीज़ों का, यूरोप की सारी चीज़ों का एक बार सब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। सारी दुनिया भारत के चरणों में। स्वामी जी ई कोलाई का कैसे बहिष्कार करें, क्योंकि वो तो पेट में जाके जो और आज जो ललकार रहे हैं भारत को। और ये ई कोलाई स्वामी जी किस तरह से शरीर के अंदर हमला करता है, इसके बारे में भी जरा बताइएगा लोगों को। ई कोलाई का वो बताता हूँ बहिष्कार। अभी। अरे तो पेट हेयर मजबूत केयर, कर डेंटल लीजिए, केयर, बहिष्कार हो स्किन केयर, जाएगा होम इकोलाई केयर, का। फिनाइल की जगह गोनाइल, सब स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना और अपनी इम्यूनिटी इतना बढ़ा लेना कि ये अंदर जा कर के ई कोलाई, यह हमारे पाचन तंत्र से लेकर के श्वसन तंत्र से लेकर के और नाड़ी तंत्र तक पूरा अंदर तक प्रभावित करता है, और उससे व्यक्ति की पूरी रोग प्रतिरोधक क्षमता ध्वस्त हो जाती है। स्वामी जी आप और अपनी उससे बात बचने पूरी का कीजिएगा। एकमात्र छोटा सा उपाय प्रश्न है, मेरे मन में था, एक तो ये जो इकोलाई अमित कह रहे हैं कि पेट पर असर जरूर ले करता लो। है, शरीर के अलग अलग हिस्सों पर असर करता है, तो इसके लिए मजबूती कैसे लाए पेट में, वो भी बता दीजिए आज। अब मंडूक आसन और योग मुद्रासन ये साथ साथ इसलिए तो कर रहा हूँ जी। पहले तो मैंने इम्यूनिटी के लिए योग बताया, योगा फॉर इम्यूनिटी, योगा फॉर लॉन्गिविटी, योगा फॉर स्ट्रेंथ, योगा फॉर पावर, योगा फॉर डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन। उस पावर योगा के लिए, इम्यूनिटी योगा के लिए तो जो पहले अभ्यास बताए, योगिक, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक करना। फिर पाचन तंत्र के लिए मंडूक आसन, योगा मुद्रासन, और फिर बहुत ही जबरदस्त है पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन और कपालभाति, अनुलोम विलोम हमारे सारे वैद्यगण कर रहे हैं। हाँ, पीछे भी कपालभाति, अनुलोम विलोम करो बेटियों। हाँ, कपालभाति भी करो और अनुलोम विलोम भी करो। योग भी हो रहा है, यजन भी हो रहा है, अभी थोड़ी देर में भजन भी शुरू हो जाएगा। पेट की इम्यूनिटी के लिए जबरदस्त है सर्वकल्प क्वाथ लीबो ग्रीट। अब देखो, सुबह सुबह अनार लेना, पपीता लेना, सेब या बकू गोसा लेना, सुबह सुबह मुनक्का, अंजीर, खजूर ले लेना, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी पी लेना। एक साथ सारी चीज़ें मत लेना, किसी दिन अनार, किसी दिन सेब, किसी दिन पपीता, किसी दिन बकू गोसा, किसी दिन केवल एलोवेरा का जूस, किसी दिन केवल लौकी का जूस, किसी दिन केवल खीरा, करेला, टमाटर का जूस या लौकी का सूप, किसी दिन केवल अंकुरित, किसी दिन केवल मुनक्का, अंजीर, खजूर थोड़ा थोड़ा, किसी दिन अनार, गाजर, चुकंदर का जूस पी लेना। ओहो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 1-1, 2-2 मिनट जब करते हैं ना तो हाजमा, कहते हैं ना, लक्कड़ पत्थर हजम जैसा हजमा हो जाता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और ये जो हलासन है ना, ये भी पेट के लिए बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे धीरे धीरे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, कर्ण पीड़ांतक भी हो जाता है। ये भी पेट के लिए बहुत ही जबरदस्त ऐसे मतलब ये कि ऐसे पेट को मजबूत ये कर लिया जाए सर्वांगासन। तो दुश्मन रूपी इन बैक्टीरियों के प्रहार से खुद को बचाया जा जो सकता है। मजबूत होता है ना, उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस असर नहीं करता। जैसे
मजबूत देश को कोई छूता नहीं। आज अमेरिका के ऊपर कोई आक्रमण करने की सोचता नहीं है। अरे बोले भाई मजबूत देश है, जिसका मजबूत देह होगा, मजबूत पाचन होगा, मजबूत लिवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन होंगे, उस पर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस रूपी शत्रु आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन स्वामी जी तकिए का क्या? तकिया तो उपासना करो, न योगात परम बलम। स्वामी जी तकिया जो लोग यूज करते हैं, तकिया पर सर रखकर सोते हैं, अच्छे अच्छे ख्वाब देखते हैं, उन्हें ये ख्वाब कभी नहीं आता है कि इस तकिए में भी बहुत तरह के बैक्टीरियाज हैं। अब 2 साल पुराना तकिया हुआ नहीं कि 10 से 16 लाख तक बैक्टीरिया उसमें जमा हो सकते हैं। अचानक सांस की दिक्कत होने लगे या नाक बंद होने लगे तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो सीजन चेंज हो रहा है या मौसम का असर है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि ये दिक्कत तकिया से भी हो सकती है। बीमारी आपके सिर के नीचे ही है। तो स्वामी जी जो बीमारी सिर के नीचे ही है और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर हमला कर रही है, उसको मजबूत बनाने की भी जरूरत है। तो देखो, तकिया हो, बेडशीट हो, ये दरी हो, मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, गंभीरता से सुनना। ये हमारा बालक राजेश वैसे तो बड़ा मेहनती है, लेकिन एक बार इसने क्या किया, ध्यान ही नहीं दिया। 15-20 साल पुराना ये जो है ना कालीन, जो शिविरों के समय यूज होता था, कोरोना के समय उसी को बिछा दिया और मैंने उसमें जम करके ये श्वास नीचे से लो, ऊपर छोड़ो, तो वो मेरे सांस के माध्यम से अंदर ऐसे बैक्टीरिया गए, अगले दिन मेरे शरीर पूरा काला काला पड़ गया। मैंने देखा भाई मैंने तो कुछ ऐसे किया नहीं, ये हुआ कैसे? तो फिर चेक करवाया तो आपने तो लाखों में बताए, करोड़ों में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इसी में थे। उसके बाद से हर दिन तो इसको साफ करने लग गए और सप्ताह में 2 बार इसको धोने लग गए। तो जो ये घरों में कालीन है, घरों में जो बेडशीट हैं, आपने कहा तकिया, तकिए में तो लाखों नहीं करोड़ों में मिलेंगे। तकिए का ऊपर खोल ही लोग धोते हैं, अंदर वाले में तो तकिए में, गद्दे में, उनमें, और बरसात में तो थोड़ी सीलन और ह्यूमिडिटी और आ जाती है। एक मैं इसी से जुड़ा हुआ आपसे सवाल पूछ रही थी ना, आपने जो सीलन वाली बात कही स्वामी जी कि देखिए खोल तो हम जो तकिए का कवर है उससे धोते ही हैं हर दूसरे तीसरे दिन, तो वो तो बदलता ही है, लेकिन तकिए नहीं बदले जाते हैं। तो कभी कभार से धूप दिखा देने से भी क्या बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, या फिर सवाल मेरे मन में आइडियल कंडीशन यही है कि 2 साल में तकिया ही बदल लिया जाए? हाँ, तकिया बदल लिया जाए। पहले तो रुई का तकिया बनाते थे, उसको पूरा ही उधेड़ करके और दोबारा से वो रुई को धुल करके बना लिया करते थे। आजकल तो ये फोम वाले तकिए आते हैं, तो इनको बदल ही लेना चाहिए। ये आपने एकदम ठीक कहा है। तो तकिया बदलो, और ये नहीं तो ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बहुत खतरनाक रूप से आगे बढ़ते हैं साहब। और जो है लोग फैशन में लगाते हैं घरों में। मैं तो भारत में कोई ये लगाता है ना कालीन, और 5 स्टार होटलों में कालीन लगता हुआ देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ और कहीं छींक आए ना आए, होटलों की बालकोनी में जरूर जो है आपको, या उनकी एंट्री करते हुए क्या बोलते हैं उसको, एंट्री में लॉबी के अंदर, उसमें जरूर ओहो छींक आएगी एंट्री के ऊपर। स्वामी जी आपने सिर के नीचे रहने वाले तकिए के बारे में तो बता दिया, लेकिन जो हाथ, मुंह और पेट को सीधा इफेक्ट करते हैं, अब उसकी बात कर लेते हैं। वो है स्वामी जी वो स्पंज जिससे हम गंदे बर्तन धोते हैं, लेकिन शायद हमें पता ही नहीं है कि वो जिससे गंदे बर्तन धोए जाते हैं वो कितना गंदा है। अब स्टडी तो ये बताती है कि इनमें बहुत सारी बैक्टीरियाज होती हैं, और उसमें 1-2 नहीं बल्कि कई तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसका असर भी लंग्स पर पड़ता है। खासकर जो बुजुर्ग है या फिर एस्थमा के मरीज हैं, उनके लिए बड़ा खतरनाक होता है। स्वामी जब स्पंज का क्या करें, किससे अब बर्तन धोएं? तो देखो, पहले तो आपने आज ही विषय इतना अच्छा चुना है कि बर्तन धोने वाले उस जो स्पंज। स्वामी जी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, और स्वामी जी साथ में बताइएगा जिनको एस्थमा के जो मरीज हैं वो क्या उपाय करें,
क्योंकि घर में तो इसी तरह से स्पॉन्ज के जरिए बर्तन रोजाना धोए जाएंगे और रोज उठाकर कोई फेंकने वाला नहीं है, उसका इस्तेमाल तो करेगा कुछ ना कुछ महीने। स्पॉन्ज में, दांत साफ करने वाली ब्रश में, और जो है चारों तरफ ये आपने बताया ना घात लगाए बैठे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस। तो घरों के पर्दे में, जो डाइनिंग टेबल है ना उसके ग्लास के ऊपर, और बहुतों के यहाँ तो ग्लास होता ही नहीं, ग्लास तो बहुत कम घरों में रखते हैं क्योंकि टूटने फूटने का डर रहता है, तो ज़्यादातर ऐसी खुरदरा सा वो डाइनिंग टेबल होता है, और उसमें जो है बहुत बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हर जगह साफ, जूतों में, सॉक्स में, जुराब में सब जगह ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। तो कुछ तो रुमाल भी ना ये भी कोई दिन में धोते हैं, अब हमारा तो रोज़ धुलता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ऐसे मुंह साफ कर ले रहे। और ये साहब हमारे गांव में एक जो है जो बाल काटने वाले नाई हैं, तो हम उसको ताऊ कहते थे, नाम तो हम भूल गए। मैंने पूछा गाँव के कुछ बड़ों से, भाई ताऊ का कभी कोट धुलता हुआ देखा क्या? बोले जी नहीं। अब वो पूज्य माता जी बैठे हैं, उनको पता होगा उनका नाम यद्यपि, लेकिन मैंने कभी पूछा नहीं। तो बड़ों ने बताया कि भाई 20-25 साल तो हमें हो गए इसके कोट इसने धोया ही नहीं, और 15 साल हमें हो गए तो उसका ताऊ का कोट। मैंने पूछा एक दिन ऐसे मजाक में, मैंने कहा ताऊ कोट क्यों नहीं धोता? सर्दी के दिसंबर जनवरी की बात थी। बोले कोट धोते ही तो इसकी सारी गर्मी निकल जाएगी। कोट धो जाएगी। पहाड़ों में भी ऐसे है, पहाड़ों में और हिमाचल आदि में कोट धोते ही नहीं, बोले कोट धोया और गर्मी निकली, उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस लेके घूमते हैं। कुछ की तो ये भी दलील है कि ऐसे कोट धो देंगे टोपी जल्दी में, जल्दी सिर में जो तो टोपी खराब हो लगाते हैं जाएगा। अरे भाई ड्राई क्लीन करा लेना चाहिए, पहले ठीक है ड्राई क्लीन नहीं था तो भाई कोई तो उपाय अपनाना चाहिए, लेकिन वो काला कलूटा एकदम को। तो ये सब जगह बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का खतरा बना हुआ है, इससे सावधान सच में रहने की जरूरत है। स्वामी जी, जिन ताऊ जी का जिक्र आप कर रहे थे उनके फेफड़े बहुत मजबूत होंगे, तभी तो इतने साल बिना धोए, वायरस, फंगस से खतरनाक रहता है जी, इतना बिना धोए इतने साल तक अगर उन्होंने उस जैकेट को पहना होगा, कोट को पहना होगा, लेकिन उनकी जो लंग्स है बहुत मजबूत रहेंगे। स्वामी जी, तो बताइए कि हम लोग अपना लंग्स कैसे मजबूत रखें कि अस्थमा वाले मरीज भी अपने आप को बेहतर कर लें। जिंदा था। तो पहले लोगों की इम्यूनिटी तो मजबूत थी, च्यवनप्राश खाते थे, दूध, दही, घी खाते थे। हमने च्यवनप्राश बच्चों के लिए, फिर ये बालप्राश, ये बालप्राश जो है आज जिस कृष्णा का जन्मदिन है वही इसका ब्रांड एम्बेसडर है, कृष्णा ही बालप्राश का। तो ये बालप्राश, और फिर बच्चों को ऐसे शंख बजाना सिखाते हैं, तो यहाँ बच्चे शंख भी बजाते हैं। अब हमारे यहाँ तो बच्चों को बचपन से ही शंख बजाना सिखा देते हैं। उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, दक्षिण भारत में भी, अब उत्तर भारत में भी बजाने लगे। पहले तो मंदिर के पुजारी बजाते थे। सच्ची बात तो यह है कि हमको भी करीब 40-45 साल तक शंख बजाना नहीं आता था, कभी ऐसे चेष्टा ही नहीं की। फिर एक दिन फूंक मारी, पूरा निकल गई। बाद में पता लगा इसमें तो मुंह यूं पैना सा करके फिर ऐसे थोड़ा तरकीब है इसके बजाने की, जैसे बांसुरी बजाने की तरकीब ऐसे, लेकिन शंख बजाने से अब पूरी इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। फिर ऐसे इम्यूनिटी रहेगी। भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अच्छा खाएं पिएं, दूध में हल्दी, शिलाजीत, और फिर ये चना बड़ा अच्छा है, चना, अनार, खजूर, ये लंग की इम्यूनिटी के लिए। हमें भी कभी जरा सा कहीं पता लगा कि गले में थोड़ी सी खराश हुई तो हम सब खाना बंद कर देते, खाली खजूर खाते, चना खाते,
और अनार खाते हैं। अच्छा स्वामी जी, जितनी चीजों का हमने आज अपने कार्यक्रम में जिक्र किया, ऐसा लगता है कि पहले के लोग कम बीमार क्यों पड़ते थे? ना कारपेटिंग का इस्तेमाल, ना बहुत ज्यादा कोट का इस्तेमाल, ना टूथब्रश की जगह अपनी उंगलियों से ही मंजन किया करते थे, या नीम की दातून रखते थे। दातून हाँ, फ्रेश, रोज बिल्कुल। दातून रोज, तो हर दिन सब कुछ ताजा हुआ पर्दे भी नहीं करता था। लगाते थे, ऐसे ही बहुत। जितनी सुविधा है उतनी बैक्टीरिया को भी हमने घर दे दिया है, एक्चुअली ऐसा लगता है। स्वामी जी, लंग्स की प्रॉब्लम के साथ साथ किचन स्पंज से हो रही स्किन एलर्जी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आर्टिक एरिया की परेशानी बहुत बढ़ जाती है लोगों में, और बारिश के इस मौसम में तो वैसे भी फंगल इन्फेक्शन स्किन पे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो स्वामी जी, आर्टिक एरिया का समाधान क्या है, और फंगल इन्फेक्शन अगर त्वचा में हो जाए तो फिर उसे कैसे ठीक करें? क्या सावधानियां रखनी बढ़िया चाहिए? बताता हूँ। एक तो त्वचा के लिए ना पतंजलि सुपर डिशवॉश बार, ये भरत जी ने एक बहुत जबरदस्त फार्मूला बनाया है। ये भरत जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। हाँ, ये भी करीब 5000 प्रोडक्ट्स का इनोवेशन किया है इन्होंने। वैसे डील डोल से भी पूरे 6.25 फीट के हैं, और इन्होंने हजारों प्रोडक्ट्स का इनोवेशन किया है। तो एक राख नींबू और नींबू का एक सुपर डिशवॉश बार बना रखा है, उससे बर्तन साफ करेंगे तो स्पंज में भी बैक्टीरिया नहीं होंगे जो धोने वाले में, और बर्तनों में भी बैक्टीरिया नहीं रहेंगे। नहीं तो बर्तनों के अंदर भी ये जो केवल केमिकल वाला जो आप यूज करते हैं ना डिशवॉश बार, उसका ही विकल्प है। फिर एलोवेरा जेल और एलोकांति उसको लगा लेते हैं, और वर्जिन कोकोनट ऑयल, और वर्जिन कोकोनट ऑयल में भीमसेनी कपूर हमने उपलब्ध करा रखा है। भीमसेनी कपूर हम हवन में भी उसी का प्रयोग करते हैं, पूजा सामग्री में भी भीमसेनी कपूर मिला करके नारियल का तेल लगा लें, और गाय का घी, अब ये पतंजलि गाय का घी रखा है ना यहाँ, ये गाय का घी 2 चम्मच खांड और 3 से 5 काली मिर्च डाल करके, और उसको खा लो। कितने पुराने से पुराना मैं एक बार इसे दोहरा देती हूँ स्वामी जी, आप ये कह रहे हैं कि 1 चम्मच और शीत पित्त मंजन 2 गोली देते हैं हम, पूरा आर्टिकेरिया ठीक हो जाता है। देसी नुस्खा ये है कि घी के अंदर खांड मिलाकर एक तो इसका सेवन कर लिया जाए, नहीं तो अगर हाथों में मान लीजिए अर्टिकेरिया की परेशानी है या खुजली, रैशेस कुछ भी है, तो या तो नारियल तेल में भीमसेनी कपूर या फिर नारियल का तेल और देसी कपूर, जी देसी कपूर, ये मिक्स करके लगाने से ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। अच्छा स्वामी जी, थोड़ा एलोवेरा जेल और लगा लो तो फिर कंप्लीट हो जाता है, पूरी रैशेस खत्म। जी जी स्वामी जी, जो अस्थमा के मरीज है, एक बार फिर से मैं इसलिए इस पर आ रही हूँ कि जितने भी तरीके के ये जो वायरस फंगल इन्फेक्शन होते हैं, खासतौर पर वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, तुरंत छींक आ जाना, नाक का बहना शुरू हो जाना, फिर एक एलर्जी और इरिटेशन सी बनी रहती है। तो स्वामी जी, जो अस्थमा के मरीज है, क्या दवाई लेने की वजह से भी उनके अंदर स्किन प्रॉब्लम बढ़ती है? क्योंकि हमारे कई सारे दर्शक बहुत बड़ी संख्या में ये सवाल भेजते हैं। आज कलेक्टिव एक क्वेश्चन मैं उन दर्शकों के लिए भी पूछ ले रही हूँ। तो स्वामी जी, अस्थमा के बाद अब उन्हें अर्टिकेरिया की परेशानी हो रही है, यानी कि जो दवाइयां वो अपने अस्थमा के लिए ले रहे थे, वो दवाइयां उनको अर्टिकेरिया में परेशानी दे रही है। तमाम पेन किलर्स खाते हैं ना जी, हाँ, एकदम आप ठीक कह रहे हैं। इससे उनको अलग अलग प्रकार के पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम और जो स्किन की प्रॉब्लम, ये सब होती है। तो उसके लिए ब्रोनकोम लें, स्वासारी लें, मुलेठी का काढ़ा पिए, या जो है ये स्वासारी क्वाथ पिए, स्वासारी क्वाथ या मुलेठी का काढ़ा पिए। तो इसी को ही मुलेठी के पानी में उबाल के रखो, मीठा मीठा पानी, बड़ा पीने में भी टेस्टी लगता है, और कफ कोल्ड खांसी तो एकदम से ठीक हो जाता है। तो आज है, और हाँ, ये जो हवन हो रहा है ना, देखो ये इसकी जो अग्नि है ना, हमने देखा एक पूरी कॉलोनी बन गई। एक कमरे को हमने 7 दिन बंद रखा, बेडशीट पर, तकिए पर, पर्दों में करोड़ों बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पैदा हो गए। जैसे उसमें हवन किया गया, 20 मिनट के अंदर सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस खत्म हो गए। ये है यज्ञ चिकित्सा। आयुर्वेदेषु यत्रोक्तं यस्य रोगस्य भेषजं तस्य तस्य शान्त्यर्थं तेन तेन एव होमहि। ये है यज्ञ विज्ञान, यज्ञ चिकित्सा आयुर्वेद की, जो आयुर्वेद के वैद्याओं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हवन करते समय ध्यान में आई बात कि हवन करने से सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस खत्म हो जाते हैं। इसलिए पहले हमारे यहाँ पर नित्य यज्ञ होता था, नित्य अग्निहोत्र, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, अतिथि यज्ञ, और नित्य गौ पूजन होता था। अभी बच्चे जन्मदिन के
हवन के बाद गो पूजन करेंगे। हमारी गौ माता भी इधर आ गई है और ये भी पुंगनूर गैया मैया, हमारे छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाल, छोटे सुमेरो नदन गोपाल। बड़ा जोरदार मामला है स्वामी तो जी, हमारी मतलब प्रकृति हवन और से संस्कृति बड़ी ही वैज्ञानिक है। हवन से मन मस्तिष्क की शुद्धि तो होगी ही, इसके अलावा घर की भी शुद्धि हो जाएगी और जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इधर उधर घूम रहे हैं, अटैक करने की फिराक में है, उनका भी मोक्ष हो जाएगा। लेकिन स्वामी जी, टीवी, एसी, म्यूजिक सिस्टम के अलावा फैन, ये जो तमाम चीज़ें हमें सुविधाएं देते हैं, इन्हें रेगुलेट करने के लिए रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता है कि इनमें भी बहुत जर्म्स मौजूद होते हैं और कई बार बीमार जो इंसान पड़ता है उसका कारण यही है। अब एक स्टडी आई है स्वामी जी जो ये कहती है कि ओरल इन्फेक्शन की वजह भी बैक्टीरिया ये बनते हैं। जिस रिमोट से हम टीवी देख रहे हैं, खाना खाते हुए भी उसी रिमोट को हाथ में पकड़ते हैं, फिर उसी हाथ से खाना खाते हैं, तो सीधे वो जर्म्स मुंह में जाते हैं और ओरल इन्फेक्शन देते हैं। ओरल इन्फेक्शन नहीं ज्योत्सना, स्वामी जी मैंने तो एक रिसर्च ये भी पढ़ी कि गंदे टूथब्रश की वजह से ओरल कैंसर तक होने का खतरा रहता है। और हे राम राम, एकदम ठीक करें। और ये तो अक्सर लोग गलती करते हैं, ब्रश को ठीक से धोते नहीं है। यदि 100 में से 90 लोगों के ब्रश को चेक किया जाए तो उसमें नीचे तो वो जो है टूथब्रश जमा मिलेगा और उसमें करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया मिलेंगे। और खाना खाते समय अक्सर लोग जो है रिमोट ऊपर नीचे करते रहते हैं। कभी इंडिया टीवी लगाया, कभी दूसरा चैनल दबा दिया, कभी और दूसरा चैनल दबा दिया। तो आदमी की आदत है ये अदला बदली की। तो खाना खाते समय मैं पहले एक चैनल लगा लो। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, 99% मैं एक बार भोजन प्रसाद लेता हूँ, मैं इंडिया टीवी लगा देता हूँ, फिर उसके बाद चैनल नहीं बदलता। लगा दिया, फिर हाथ धो करके और जो उसका वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, रिमोट, उसको भी 7 दिन में एक बार जो है मैंने बता रखा अपने लड़कों को, 3 दिन में एक बार उसको सैनिटाइज कर देते हैं और उसको गंदे हाथ लगाते ही नहीं। और फिर खाना खाने से पहले एक बार चैनल लगा दे, उसके बाद चैनल नहीं चेंज करना। और चैनल चेंज करने की ज़रूरत क्या है? शोर कम, खबरें ज़्यादा। और वैसे भी बाकी चैनलों पर तो इतना एंकर इतने एंगर के साथ खबर पढ़ते हैं, उससे स्ट्रेस बढ़ जाए। तो हम तो एक ही चैनल लगाते हैं, इंडिया टीवी। सच्ची बात है, कोई इंडिया टीवी का प्रचार नहीं कर रहे, जो सच है वही कर रहे। तो ऐसे खैर, तो ये जो अलग अलग तरह से ये जो रिमोट है ना, आजकल तो सब के पर्दे भी खोलने बंद करने के लिए, दरवाज़ों के लिए भी रिमोट बन गया, लाइटों के भी रिमोट बन गया। और उन सब पर, और घर में जो स्विच है ना, उनको भी गंदे हाथों से लोग छूते हैं, उन पर भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। लो हर जगह ये तो आज घर जाते स्वामी जी एक स्विच साफ करने वाली हूँ मैं, एक रिमोट सही करने वाली हूँ। आज बहुत काम है घर जाके। आई ओपनिंग क्लास है आज की। लेकिन आजकल तो वॉइस कंट्रोल से भी सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, लाइट, स्विच। गंदगी होने की संभावना है, तो अब कोनाइल से साफ करना। हमें तो आपको सफाई की जरूरत कम पड़ेगी। अब स्वामी जी, क्योंकि आपने तो बात कर दी है कि किस तरह से इम्यूनिटी को और मजबूत किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो योग के जरिए जुड़ा रहेगा उसे कभी भी इम्यूनिटी को लेकर तो चिंता नहीं होगी। इसका तो साक्षात प्रमाण हम रोजाना देख रहे हैं। और योग के बाद स्वामी जी अब प्राणायाम का हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि बात तो यही हो रही थी ना कि किस तरह से इम्यूनिटी को मजबूत किया जाए, किस तरह से अपने फेफड़ों को मजबूत किया जाए। तो मुझे लगता है कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है वो प्राणायाम है, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो इसका बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं कि क्योंकि चल फिर ज़्यादा पाते नहीं हैं, तो ऐसे में घर में रहना पड़ता है और उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ये हमला भी होता है कीटाणुओं का। प्राणायाम, भस्त्रिका, ये लो इम्यूनिटी को ठीक करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, लॉन्गेविटी को बढ़ाता है। ये एंटी एजिंग है, पावर योगा है। ये भस्त्रिका, ये कैंसर से बचाता है, मोटापा को घटाता है और शुगर को मिटाता है। भस्त्रिका करना, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश 5 महाभूतों से निर्मित। और प्राण अपान व्यान उदान समान, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्र, पंच कर्मेंद्र, अंतःकरण चतुष्टय, 72 72,10,201 नाड़ी और 37 मिलियन सेल्स को
स्ट्रेंथन कर देता है भस्त्रिका, कपालभाति, लीवर, किडनी, यूट्रस, प्रोस्टेट, फिर आंतें, लंग, थायराइड, हार्ट, ब्रेन, सारे इंटरनल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन कर देता है कपालभाति। और अनुलोम विलोम से तो 72,72,10,201 नाड़ियाँ, पूरा नाड़ी तंत्र, अष्टचक्र, नवद्वार पूरे जागृत हो जाते हैं। देह देवालय शिवालय हो जाता है। शिवो हम, आत्मा हम, शुद्धो हम। हो बड़ा अद्भुत है ये। हम राम कृष्ण हनुमान शिव के साक्षात विग्रहवान रूप हो जाते हैं प्राणायाम करते करते। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। योग करते करते योग में इतने गहरे उतर जाए कि योग हम में उतर जाए। राम कृष्ण हनुमान शिव की भक्ति करते करते उनमें इतने उतर जाए कि राम कृष्ण शिव हनुमान हम में उतर जाए। ये है महिमा योग। स्वामी जी, प्राणायाम के जरिए आपने अपने अंदरूनी शक्ति को और अपने अंदरूनी स्वास्थ्य को बेहतर करने का रास्ता तो बता दिया, लेकिन कई ऐसे हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अपने अपने परेशानियों को लेकर सवाल भेजे, तो उनका भी हम सवाल लेते हैं और आपसे उपाय जानते हैं। तो पहला सवाल बड़ोदरा से रीमा रेड्डी का सवाल है। उम्र है 73 साल, खून में रूमेटाइड आर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ है, शुरुआती स्टेज है। स्वामी जी, आयुर्वेदिक ये उपाय जानना चाहती हैं। रामा रेड्डी का सवाल है स्वामी जी। चलो ये करो रोमेटाइड। हाँ, रामा रेड्डी के लिए देखो, अर्थराइटिस, रोमेटाइड अर्थराइटिस, गाउट और जितने भी प्रकार के पेन मार्कर्स हैं ये बढ़ जाते हैं। उसके लिए एक तो गोखरू और गोधन अर्घ सुबह खाली पेट के लिया करें। पेडानिल गोल्ड खाली पेट, पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट लेने, इससे सारे इन्फ्लेमेशन, सारे दर्द ठीक हो जाएंगे। चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, अपने आवश्यकता के अनुसार। जब बहुत ज़्यादा दर्द है तो ऑर्थोग्रिट और उसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो चंद्र प्रभा, गोक्षुरादि। नाड़ीगत बात है, सैटिका पेन आदि और 33 के 33 मल्टीपल में पेन है तो फिर त्रियोदशा गुग्गुल, नहीं तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निकुंड, सहजने का रस, हल्दी, मेथी, सोंठ का पाउडर, ये ऐसे एलोवेरा जूस, सिंपल सी चीज़ें, इससे रोमेटाइड अर्थराइटिस पूरा ठीक हो जाता है। बस दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खटाई का सेवन ना करें, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम अवश्य करें। और जो आज हम बता रहे थे, एक तो जो है ये मकरासन, फिर भुजंगासन और मरकटासन, ये जरूर कर लें, तो इससे नाड़ी तंत्र पूरा ठीक हो जाएगा। जी, जोड़ों के लिए तो सूक्ष्म व्यायाम और रीढ़ की हड्डी के लिए ये भुजंगासन, मरकटासन। अगला प्रश्न ले लो आप। अगला प्रश्न स्वामी जी मध्य प्रदेश से संगीता का है। उनकी बेटी 7 महीने की प्रेग्नेंट है, यूरिन इन्फेक्शन की परेशानी उन्हें हो गई है, दवा से भी उन्हें फायदा नहीं हो रहा है। ऐसे में आयुर्वेदिक उपाय ऐसा जानना चाहते हैं जिससे कि उनके गर्भ को भी कोई नुकसान ना हो, यूरिन इन्फेक्शन तो बच्चे पर बुरा असर होने की संभावना है। जी, किसी भी तरह से बच्चे को भी, जच्चा बच्चा दोनों को ही नुकसान नहीं होगा। गोखरू का पानी पिए और शीशम के पत्तों का रस ले लें और जौ का ही आटा या दलिया खाएं। 1-2 दिन में ही फायदा हो जाएगा, 3 से 7 दिन में सारा यूरिन इन्फेक्शन खत्म। जौ का आटा, जौ का दलिया, लौकी का जूस, शीशम के पत्तों का रस और गोखरू का काढ़ा, ये मैंने पहले भी हजारों माँ बहन बेटियों के ऊपर आजमाया हुआ है। और किसी को ब्लीडिंग भी होती है, वो भी रुक जाती है, किसी को बहुत पित्त बढ़ा हुआ है, वो भी इससे ठीक हो जाता है। तो ये उपाय कर लेगी बिटिया। एक स्वामी जी, नारियल का खूब सारा पानी जो है वो बच्चे के लिए भी अच्छा है, गर्भ के लिए भी, और यूरिन इन्फेक्शन में भी बड़ा फायदा देता है। तो नारियल का पानी और कभी कभी क्रैनबेरी का जूस भी लिया जा सकता है। स्वामी जी, स्वामी जी अब अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। दिल्ली से दीप्ति का है। उनकी 10 साल की बेटी को 6 महीने में दूसरी बार टाइफाइड हुआ है और जो प्लेटलेट्स हैं वो भी 58,000 ही रह गई हैं। तो क्या किया जाए और ये रिकरेंस क्यों हो रहा है टाइफाइड? ये प्लेटलेट के लिए तो प्लेटोग्रिट जूस या प्लेटोग्रिट बटी हम उपलब्ध करा देते हैं, वो ले लें। और देखो, टाइफाइड के लिए तो मुनक्का, खूब कला, अंजीर, ये हमने पहले कई बार, खूब कला करीब 2 ग्राम, मुनक्का 5 से 7, अंजीर 2-3, इनकी चटनी बना के अच्छे से फिर उबाल करके 400 ग्राम पानी का 100 ग्राम बच जाए तो छान के पिला दे परहेज में। केवल चीकू या केवल खिचड़ी ले और सब खाना पीना बंद कर दे। 3 से 7 दिन में 100% टाइफाइड ठीक हो जाता है। अब तो रेडीमेड टाइफोग्रिट ले लें और फिवोग्रिट ले लें तो टाइफाइड, बुखार दोनों ही ठीक हो जाएंगे। प्लेटलेट के लिए प्लेटोग्रिट बता दिया, नहीं तो अनार, पपीते के पत्तों का रस, बीट ग्रास, एलोवेरा,
वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, पपीते के पत्तों का रस, बस ये जूस पिला दें, एकदम से प्लेटलेट 40-50 हज़ार से सीधा 1, 1.5, 2, 3 लाख तक पहुंच जाएगा। ये हमारा लाखों रोगियों पर किया हुआ अनुभव है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को हम हर दिन अपने कार्यक्रम में शामिल करते रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं सेहत से जुड़ी हुई परेशानियों का समाधान, तो आप अपना सवाल भेज दीजिए हमें। हमारा व्हाट्सएप नंबर इंडिया टीवी पर फ्लैश हम कर रहे हैं 9350593505, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं mail@indiatv.news.com। स्वामी जी, हर दिन रोजाना बहुत सारे सवाल आते हैं, उनका समाधान हम आपसे जानते हैं। अब आज आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। कल फिर मुलाकात होगी और फिर से रोगों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। एक आह्वान में करता हूँ, जब भी किसी का जन्मदिन हो जी, और कल रक्षाबंधन भी हवन के साथ मनाना, जन्मदिन मनाते समय मोमबत्ती जला करके फिर बुझा देते हैं तो जीवन का दिया भी जल्दी बुझने की संभावना है। तो एक बार बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे संदेश भी हम इंडिया टीवी के माध्यम से देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी।